जाएगी, उसके बाद जो ना मेरा बेटी तबीयत अपसेट होगी, इस वजह से जो है ना वो मैं थोड़ा सा जो है ना वो फिर आपसे इंटरेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जो है ना वो नो फ्रॉम टुडे टू ऑनवर्ड ही इज फाइन नाउ। बेटा द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पेपर इज आल्सो सर्टेन रूल्स। ये जो रूल्स हैं ये बेटा याद रखें कि दीज रूल्स आर फ्रेम्ड in order to smooth the certain provisions of the act. If we don't have these rules, we cannot make the proper use of the sections provided in the act. To simplify and to clarify the certain sections, we need the help of certain rules. Therefore, in every act, there is also a provision which permits the government to frame the rules, but keeping in view all the laws which are already enacted in the act. समझ आ रही है बेटा कि नहीं आ रही? ये जो रूल थे याद रखें, ये बेसिकली 14 जुलाई 1926 जो है ना उसको इनको फ्रेम किया गया था गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक। लेकिन इनकी जो है वो ये 14 जुलाई 1926 याद रख लें, 14 जुलाई 1926 को ये जो रूल थे ये जो ना वो बनाए गए थे, ठीक है। लेकिन इनकी जो पावर थी वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट सेक्शन 71 है, उस 71 सेक्शन के तहत रूल्स को फ्रेम करने का जो इख्तियार है वो गवर्नमेंट के पास है। और गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अपने लेटर नंबर ना, ये आपके नोट्स में भी लिखा हुआ होगा, उस लेटर के तहत 14 जुलाई 1926 को जो है ना ये इन रूल्स को जो है ना पास किया था। जबकि जिन इनकी जो एनफोर्समेंट है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925 के 1927 कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूल्स 1927 कहलाती है। उसी टाइम से ये जो रूल्स वगैरह हैं ये एप्लीकेबल हैं, ठीक है। इसमें याद रखें कि देखें रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेशन है उसकी जो लॉ की रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेक्शन 7 to 9 जो है ना वो डिस्कस की गई हैं। ऐसे ही है, समझ आ रही है? क्यों बेटा? आई नीड योर आंसर, आई वांट योर फीडबैक इफ यू आर hearing me properly. Is there not any problem? Are you making my voice clear to you? Yes sir. चलें बेटा, जो इसका जो रूल 1 पता चल गया कि ये शॉर्ट टाइटल है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स 1927, ठीक है। इसमें जो रूल 2 है उसमें कहा गया है कि एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, उसमें ये जो बात है बताई गई है कि सेक्शन 9 में जो एप्लीकेशन बयान की गई है इसके साथ शेड्यूल भी दिया गया है। उस शेड्यूल ए में जो तरीका कर दिया गया है सेक्शन 9 के मुताबिक एप्लीकेशन वैसे ही होगी और उसके तहत जो बाईलॉज की कापियां भी इसमें शामिल होंगी, ये याद रखें, बाईलॉज की कापियां भी उसमें शामिल होगी। 3 कापी जो है ना याद रखें, कितनी कापियां बाईलॉज की जमा करवानी पड़ती हैं रजिस्ट्रेशन के लिए? एप्लीकेशन के साथ रूल्स के मुताबिक, रूल 2 के मुताबिक जो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन है उसके लिए 3 कापीज जो है ना बाईलॉज की वो भी साथ में जमा करवानी पड़ती हैं। एक कापी जो है वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में होती है, एक कापी मैनेजमेंट कमेटी के हवाले की जाती है और एक कापी जो है ना वो सोसाइटी के रजिस्टर्ड ऑफिस में मौजूद होती है, याद रखें। क्लियर होगी बात बेटा? 3 कापियां जो है ना साथ में रूल 2 के मुताबिक जो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन होती है उसके लिए 3 कापी जो है ना बाईलॉज की वो भी एप्लीकेशन जो हमने सेक्शन 9 के तहत जमा करवानी है उसके साथ जो है ना वो भी जमा करवानी पड़ेगी। अगली बात याद रखें, रूल 3 क्या है? ये छोटे छोटे रूल हैं, इसका जो मटेरियल है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर वो आप याद करेंगे तो वो आपसे फिर अगले 2 साल में याद नहीं होना। ये तो मेरी 15-16 साल सर्विस हो गई है तो मुझे नहीं भी पता चलता। आपने इसको जो है ना वो कैसे कर लेना है, आपने सिर्फ ये समझना है कि ये जो रूल्स है किस बारे में, ठीक है। ये बात आपने सिर्फ याद रखनी है।
दो रूल क्लियर हो गए हैं। नो रूल 3 ये बात है, मैंने आपको बताया था ना कि अगर रजिस्ट्रार रिफ्यूज करता है सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन से, तो वो रूल 3 के मुताबिक अपने इस फैसले को कम्युनिकेट करेगा सोसाइटी को, ताकि जो सोसाइटी के लोग हैं उनके पास फर्दर रेमेडी है कि वो सेक्शन 64 में जाकर अपील करें। ठीक है, अगर रजिस्ट्रार रिफ्यूज करता है टू रजिस्टर द सोसाइटी, देन ही विल कम्युनिकेट हिज डिसीजन अंडर रूल 3 टू दी सोसाइटी। वो सोसाइटी को रूल 3 के मुताबिक अपना डिसीजन जो है कम्युनिकेट करेगा। क्लियर होगी बात? जी सर। चलें आगे है बेटा रूल 4, ये बाईलॉज के बारे में है। 4 से लेकर याद रखें कि जो है ना ये 6 तक, 6A तक, ये सारे बाईलॉज के बारे में ही है। 4 से लेकर 6A तक जो 4 है उसमें यह बात बताएगी है कि वो कौन कौन से मैटर्स हैं जिसके बारे में सोसाइटी जो है ना बाईलॉज बनाएगी। पहला मैटर जो है ना वो नेम एड्रेस ऑफ द सोसाइटी है और उसकी ब्रांचें क्या होती हैं। सेकंड है कि ऑब्जेक्ट ऑफ द सोसाइटी क्या है, सोसाइटी के मकसद क्या है, सोसाइटी किस मकसद के लिए जो है ना फंड वगैरह इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, और मेंबर को एडमिट करने की टर्म्स क्या होंगी, ये तमाम जो है ना उसमें बताई जाती हैं। तीसरा ये है कि जो है सोसाइटी वो बाईलॉज को अगर उसने एब्रोगेट करना है, बदलना है, तो क्या तरीकाकार जो है ना वो अपनाना पड़ेगा। इसी में ये रूल 4 में जो है ना ये बात डिस्कस की गई है। रिमूवल ऑफ मेंबर्स कमेटी का तरीकाकार, ये तमाम जो है उसमें डिस्कस किया गया रूल 4 में। प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, लेकिन तमाम बातें लॉ को मद्देनजर रख के होनी है। याद रखें जो बाईलॉज वगैरह बनाएंगे वो बाईलॉज इस रूल के साथ और इस एक्ट के साथ वो उसकी जो है ना अदम मुताबिकत नहीं होनी चाहिए, यानी इनको फॉलो करेंगे जो भी बाईलॉज बनाएंगे। समझ आ गई ये बात की? सर एक बार रूल 4 रिपीट कर दें सर। इसमें एड्रेस था, नेम था, ऑब्जेक्टिव था और रिमूवल ऑफ सोसाइटी के बाद क्या बोला सर आपने? दूसरा ये था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसी होगी, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड कैसे होगी, जो पैसे इकट्ठे करने हैं उनका तरीकाकार क्या होगा, कैपिटल कैसे रेज किया जाएगा। नंबर 5 है कि ये जो बाईलॉज हैं उसमें बताया गया कोरम कितना होगा। जो भी बाईलॉज पास करना है उस बाईलॉज को पास करने के लिए जो है ना एक खास कोरम क्या होता है, 2/3 मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू पास सर्टेन रेजोल्यूशन इज नोन एज कोरम। आपको पता है कौमी असेंबली में भी बात करें, अगर कोरम पूरा ना तो कौमी असेंबली का इजलास जो है ना वो कैंसिल हो जाता है। नंबर 5 जो है ना ये है बाईलॉज ही, लेकिन इस बाईलॉज में कोरम डिस्कस किया गया है। कितनी आपने स्ट्रेंथ बताई है कोरम के लिए? 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट, 2/3 मेंबर्स। पता क्या होता है, ये सुन लें, बात ये होती है कि आपने जो है ना वो एक नोटिस कर दिया कि सोसाइटी ने कि जो सोसाइटी का जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो कॉल की गई है। अब उस मीटिंग में जो है ना वो मेंबर ही जो है ना वो आते हैं। अगर फर्ज करें कि मेंबर किसी सोसाइटी का जो 300 मेंबर है तो उसके लिए जो मिनिमम कोरम होगा वो 25% होता है, 75 बंदे होते हैं। अब वो 75 बंदे तो जो है ना वो नहीं आए, बंदे आ गए 65, तो फिर आपने ये करना होता है कि आप उसको जो है ना मुलतवी कर देते हैं, दोबारा उसकी मीटिंग कॉल कर लेते हैं। अब वो जो मीटिंग होती है लेकिन करनी उसी दिन ही है। अब वो जो मीटिंग होती है उसमें चाहे बंदे 64 रह जाएं चाहे 70 हो जाएं, तो वो आपका कोरम पूरा हो गया, आपको फिर सारे बंदों की जरूरत नहीं होती। अब भी जो भी बाईलॉ वहां पे बनाया जाएगा तो वहां पे जो मौजूद मेंबर होंगे उनकी 2/3 जो है ना वो अक्सरियत अगर उसकी फेवर करेगी तो वो बाईलॉ बन जाए। ठीक होगी बात? समझ आ गया बेटा? यस सर। जी सर आ गया। जी बेटा आगे है सेक्शन 6,
ये रूल 6 सेक्शन ही पढ़ना, इसको रूल पढ़ना है। रूल 6 जो है ना, ये अमेंडमेंट ऑफ बाई लॉज है। उसने ये बात लिखी हुई है कि जो बाई लॉज होते हैं इनको आप बना सकते हैं, इसको बदल सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं, लेकिन रेजोल्यूशन के जरिए वो जो रेजोल्यूशन है वो जनरल मीटिंग ऑफ द सोसाइटी, उस सोसाइटी की जनरल मीटिंग में जो है ना वो पास किया जाएगा। ठीक है, ये रूल 6 आपने याद रखना है। इट इज अबाउट द अमेंडमेंट ऑफ बाई लॉज, ये अमेंडमेंट ऑफ बाई लॉज के बारे में है। तो इसके लिए भी वही कंडीशन होगी 2/3 मेजॉरिटी। जी जी, कंडीशन 2/3 मेजॉरिटी की वो ऑलरेडी जो पीछे बता दी कि वो वही है। जो 6A है वो स्पेशल जनरल मीटिंग है। 6A 6A इज अबाउट स्पेशल जनरल मीटिंग। मैंने को बताया था ना, स्पेशल जनरल मीटिंग इज हेल्ड अंडर सेक्शन, ये बता सकता है कौन सा सेक्शन है जिसके जरिए हम स्पेशल जनरल मीटिंग कॉल कर 13 सकते हैं? सर। हाँ सर सेक्शन 13। उस सेक्शन 13 में कंडीशन बताई गई है, उसका जो मुकम्मल तरीकाकार है वो रूल 6A में बताया गया है। बेटा अगर आपके पास रूल नहीं है तो आप जो है ना वो अपनी किसी जो आपके ग्रुप मेट हैं इनमें से किसी एक से ले लें। ठीक है, ऑलरेडी जो है ना वो आई हैव शेयर्ड। सर अभी शेयर किए हैं मैंने ग्रुप्स में। चले चलिए, अच्छा किया रबान अकरम साहब जी। सेक्शन 6 पता चल गया। रूल 6A जो है ना, मेरे मुंह फिर सेक्शन निकल जाता है लगभग। जो रूल 6A है, इट इज अबाउट अ स्पेशल जनरल मीटिंग एट द इंस्टांस ऑफ रजिस्ट्रार। देखिए रूल सेक्शन जो 13 है उसमें मैंने आपको 3 बातें बताई थी। सेक्शन 13 में पहले आप सेक्शन 13 को अपने जेहन में लेके आए। सेक्शन 13 इज अबाउट द कॉलिंग ऑफ स्पेशल जनरल मीटिंग। ठीक है, स्पेशल जनरल मीटिंग जो है ना वो रजिस्ट्रार की मर्जी के ऊपर भी हो सकती है। जब रजिस्ट्रार की मर्जी के ऊपर होगी तो उसके लिए जो सेक्शन 6A में तरीका कर दिया गया है, रूल 6A में, उसी को जो है ना वो फॉलो किया जाएगा। ठीक होगी बात? ठीक है बेटा। यस सर। आगे बेटा रूल 7 उनका कि ये लोन्स और डिपॉजिट के बारे में है। इसमें यह बात बताई गई है कि तमाम सोसाइटियां जिनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, ऐसी सोसाइटी जो है ना वो लोन भी और डिपॉजिट भी रजिस्ट्रार की इजाजत के साथ जो है ना वो इकट्ठा कर सकती हैं, पैसे जमा कर सकती हैं, लोन ले सकती हैं। ये मैंने आपको सेक्शन में भी ये बात बताई थी। उन सेक्शनों की वजाहत के लिए जो है ना ये रूल है, याद रखें। वो सेक्शन में सिर्फ लॉ बताया गया है, लेकिन जो रूल्स हैं वो रूल्स उन सेक्शन की वजाहत करते हैं। लिहाजा आप रूल्स और सेक्शन सेम ही होने हैं। क्लियर? लेकिन सिर्फ बात यह कि क्योंकि जो रूल्स हैं दे आर मेड टू क्लैरिफाई द सेक्शंस ऑलरेडी गिवन इन द एक्ट। रूल्स कैन नेवर बी अगेंस्ट द सेक्शंस। याद रखें, रूल कभी भी सेक्शन के खिलाफ नहीं हो सकते, रूल एक्ट के खिलाफ नहीं हो सकता कभी भी। और जो बाई लॉज हैं वो रूल्स और एक्ट दोनों से मुतसादम नहीं हो सकते। लिहाजा ये जो है ना कि आप बेटा ये अभी आया था कि रूल और सेक्शन सेम है, बेटा होना ये सेम ही है, क्योंकि रूल जो है ना वो सेक्शन की वजाहत कर रहे होते हैं। अभी जिन्होंने जो है ना वो अभी अगर बेटा मैं आपसे पूछूंगा ना तो अभी आपके आपके जहन में अब तमाम चीजें ऑलमोस्ट जम्बल्ड हो चुकी हैं। ठीक है, अब जम्बल्ड जो चीजें हैं ना उनको क्लियर करना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता है। as soon as the time passes on you can feel
that all the material which you already have gathered is jumbled in your mind. Now it would create a difficulty to give the exact answer, because only those would be successful in giving the exact answers who have a very much ponderance over these sections and rules, and those who have given a certain time in order to make its concentration, in order to make them clarify for himself or herself. ये जो बात मैं वजाहत कर देता हूँ, बात अगर आप इंग्लिश में नहीं समझ आ रही तो मुझे बता दें, तो मैं आपको सलीस जो है ना उर्दू में ही बता सकता हूँ, डोंट वरी। समझ आ जाती है ना? यस सर। यस सर। आज चले चले ठीक हो गए। ये जरा इस बच्ची को बता दे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ये बेटी अभी पूछ रही है कि सर क्या पढ़ रहे हैं। रूल्स पढ़ रहे हैं और 7 रूल हो गए हैं। जी 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 बेटा, 7th जो रूल है, ये रूल है अबाउट द लोन्स एंड डिपॉजिट्स। तमाम सोसाइटीज whose liability is unlimited from time to time with the sanction of the registrar can also get the loan and deposits from other society, from non-members, but with the permission of the registrar. आगे देखें बेटा, जो सेक्शन 8 है वो उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई हैं कि बोरिंग सोसाइटीज विद लिमिटेड लाइबिलिटी, इसमें यह बात बता दी गई है कि जो सोसाइटी जिनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, जैसे हाउसिंग सोसाइटीज हैं, ठीक है, हमारा प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक है, प्रोड्यूसर सोसाइटीज हैं, उनकी जो लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। तो ऐसी जो लिमिटेड सोसाइटीज वाली लाइबिलिटी हैं, जो लिमिटेड लाइबिलिटी वाली सोसाइटीज हैं, वो जो सोसाइटीज हैं वो अगर लोन वगैरह या कोई लोन वगैरह बारो कर सकती हैं, तो वो कितना कर सकती हैं? वो 15 टाइम से ज्यादा नहीं कर सकती अपने पेड अप कैपिटल से। मिसाल के तौर पर एक सोसाइटी का अगर पेड अप कैपिटल जो है ना वो 1 लाख रुपया है तो 15 लाख रुपया आधार ले सकती है, याद रखें, ठीक होगी बात। वो 15 टाइम से ज्यादा नहीं ले सकती, इसमें इतनी सी बात है। लेकिन कई सोसाइटियां ऐसी हैं जिनका जो ना पेड अप कैपिटल बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल वो बड़ा हमारा कोऑपरेटिव बैंक है, इसका जो पेड अप कैपिटल है वो 3-4 करोड़ रुपया है, जिनको 60 करोड़ रुपया तक भी जो है ना वो उधार ले सकती है। तो वो गवर्नमेंट से लेती है उधार, स्टेट बैंक से लेती है, जो है ना वो पैसे लेती है इतना कैपिटल। समझ आ गई बात की? इसमें यह बात बता दी गई है कि जो लिमिटेड लाइबिलिटी वाली सोसाइटी है, जैसा कि प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक और हाउसिंग सोसाइटीज, अगर उन्होंने कहीं से लोन लेना है, सुन लें, उन्होंने कहीं से लोन लेना है तो वो जो लोन है 15 टाइम से ज्यादा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक सोसाइटी का पेड अप शेयर कैपिटल जो है ना 5 करोड़ है, तो 75 करोड़ रुपया जो है ना वो लोन ले सकती है। समझ आ गई बात? की आसान सी बात है, ये कि 15 टाइम से ज्यादा नहीं हो सकता उसका जो लोन उसने लेना है। ठीक है बेटा, आपने कहा है हाउसिंग और प्रोड्यूसर सोसाइटी और बैंक्स के लिए जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। हाँ जी, इसके अलावा सर जो हमारे पास अदर्स हैं उनके लिए क्या लिमिटेशन है? वो पिछला रूल क्या है? तो यही रूल 7 पढ़े। लोन्स एंड डिपॉजिट्स। हाँ, लोन एंड डिपॉजिट वो उन्हीं के लिए है कि वो ले सकती हैं, लेकिन उनका चूंकि ज्यादा होता ही नहीं है, उनको जो है ना खास लिमिटेड में मिलता है, उसकी अमाउंट जो है ना फिक्स नहीं की गई। थैंक यू सर। ठीक है। नहीं सर, ये जो आपने बताया कि 60 करोड़ तक लोन ले सकती है, वो कौन सी सोसाइटी है? बैंक, हमारा कोऑपरेटिव बैंक जो है ना, इसमें इसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 5 करोड़ रुपए है, तो 15 5 75 करोड़ तक ले सकती है। ठीक होगी बात? यस सर, क्लियर है। अच्छा, ये जो रूल 8A है, इसमें ये बात बता दी गई है कि रूल 8 जो है
ये अप्लाई होगा इंडस्ट्रियल सोसाइटीज पर। ये मैंने आपको बात बता दी कि प्रोड्यूसर उसी में आती हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में आती हैं। लेकिन वो जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हैं वो 20 टाइम्स तक दे सकती हैं 15 की बजाय, उनको 5 मजीद बढ़ा दिया गया। सिर्फ इंडस्ट्रियल सोसाइटीज याद रखें। जी रूल नंबर 9 पे आ जाएं। 9 रूल में ये बात है, मैंने आपको बताया था कि शेयर जो है ना किसी सोसाइटी के, ना तो वो अटैच हो सकते हैं, बताया था सेक्शन में। कोई आई बात याद? शेयर जो है ना वो अटैच नहीं हो सकते, ठीक है। इसी तरह ये जो शेयर्स हैं, रूल 9 में ये बात मजीद वजाहत कर दी गई है कि ऐसे जो शेयर्स हैं वो मॉर्टगेज भी नहीं हो सकते। हाइपोथिकेटेड या मॉर्टगेज एक ही लफ्ज है। मॉर्टगेज समझते क्या होता है? जी सर। यानी बैंक के पास गिरवी रखवा दें और गिरवी रखवा के जो है ना आपने के पैसे ले लें, हाँ ठीक है। यानी जो शेयर्स हैं ये हाइपोथिकेटेड नहीं हो सकते, मॉर्टगेज नहीं हो सकते। ये रूल 9 ये बात कहता है। रूल 9A, इसमें यह बात बता दी गई है कि अगर कोई मेंबर वफात पा जाए तो उस मेंबर के जो शेयर्स हैं वो उसके वर्सा में जो उसका नॉमिनी वगैरह होगा उसको जो है ना वो ट्रांसफर हो जाएंगे। ये बात भी मैंने आपको सेक्शन में भी ये बात बताई। सर अंडर सेक्शन 27 आपने बताई थी। जी जी ऐसे ही है बात, ठीक है। देखिए हम रूल्स की वजाहत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे आस्ता आस्ता? जी सर। देखें आगे है रूल 10। ये है एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। अगर कोई बंदा एग्रीकल्चर सोसाइटीज को कोई चीज बतौर अमानत देना चाहता है, डिपॉजिट कराना चाहता है, तो वो जो चीज है उसके पास कम से कम 2 माह के लिए अमानत होगी, बल्कि उसके ज्यादा के लिए जमा नहीं, उससे ज्यादा के लिए जमा करवाई जा सकती, कम के लिए नहीं करवाई जा सकती। नहीं समझ आई? दोबारा सुने। जो हमारी वही सोसाइटीज हैं जो गांव में होती हैं, अगर उन सोसाइटीज के मेंबरान के पास कोई बंदा कहता है कि आप सोसाइटी के पास मेरी ये चीज जो है ना बतौर अमानत रख लें, डिपॉजिट जमा कर लें, मेरी मेरी जो जो रकम है वो जमा कर लें, तो ऐसी जो चीज है वो कम से कम 2 माह से ज्यादा के लिए जमा होगी। अगर एक बंदा कहे ना कि 1.5 माह के लिए रख लें तो ऐसा नहीं होगा, कम से कम पीरियड 2 माह है रूल 10 के मुताबिक। रूल 11 जो है ये सेक्शन 34 का सब सेक्शन 4 की वजाहत ही कर रहा है और कोई बात नहीं इसमें। जो रूल 11 है ये सेक्शन 34 सब सेक्शन 4 जिसमें बताया गया कि नॉन मेंबर को कर्ज नहीं दिया जा सकता। नॉन मेंबर को कर्ज दिया जा सकता है मास वायर रजिस्ट्रार की इजाजत के। रूल 11 में भी इसी बात की वजाहत है और कोई बात नहीं है। रूल 12, आपको मैंने बताया था कि हम एक रिजर्व फंड क्रिएट करते हैं, बताया था। कोई बात याद आई है रिजर्व फंड की? जी सर बताया था। रिजर्व फंड क्यों क्यों क्रिएट करते थे? वो इसीलिए क्रिएट करते हैं कि बेटा अगर सोसाइटी में कोई लॉस वगैरह हो जाए, सोसाइटी जो है ना अपना लोन वगैरह ना पे कर सके, कोई मेंबर ना पे कर सके, तो उसके लोन को उससे राइट ऑफ करते हैं। उसकी वजाहत जो है ना रूल 12 में मिल गई है।
ठीक है, पता चल गया राइटिंग ऑफ लॉन्स लॉसेस जो है। जी सर। आगे जी सेक्शन 13, जिस तरह एक नॉन मेंबर या एक मेंबर को सोसाइटी लोन दे सकती है, ले सकती है, इस तरह एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी को भी लोन दे सकती है और लोन ले भी सकती है। इसको हम कहते हैं इंटरलैंडिंग। सर इसमें कोई टर्म्स या कंडीशन हो, एक सोसाइटी कैसे दे सकती है दूसरी सोसाइटी को? वो टर्म एंड कंडीशंस ऑलरेडी फिक्स हैं, सोसाइटी तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ना, सोसाइटी एक दूसरे को लोन दे सकती हैं, ले सकती हैं। तमाम सोसाइटी देखें, हमारा कोऑपरेटिव बैंक भी सोसाइटी है, मैंने को बताया था ना, पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक इज आल्सो ए सोसाइटी। ठीक है, तो जितने भी बैंक हैं वो उसके मेंबर हैं, वो उससे लोन लेते हैं। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? यस सर, एक सोसाइटी बन गई, वो एक सोसाइटी से दूसरी ले हाँ गई। जी, ठीक हो गया सर। सोसाइटी किसी को लोन दे भी सकती है, ले भी सकती है, नो इशू। ठीक होगी बात, ये इंटरलैंडिंग है। रूल 14 बड़ा मशहूर है जी। ये जो रूल 14 है, इसमें किताबों का जिक्र किया गया है कि एक सोसाइटी के पास कौन कौन सी किताबें होनी चाहिए। वो किताबें जो है ना, इसमें बताई गई हैं कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, शेयर रजिस्टर, शेयर ट्रांसफर रजिस्टर, ठीक है जी, कैश अकाउंट, ये तमाम किताबों का जो है ना जिक्र उसमें किया गया है। ऑलमोस्ट ये 13 की 14 किताबें बनती हैं, गिन लें। 14 किताबें जो है ना ये बनती हैं, जो सोसाइटी के पास होती हैं, जिसके जरिए सोसाइटी अपने कारोबार को चलाती है। समझ आ गई ये बात की? व्हेन ए सोसाइटी इज रनिंग इट्स बिजनेस अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, देन द सोसाइटी मस्ट हैव दीज बुक्स। लेकिन उनमें से भी 4 किताबें तो वो हैं जो सोसाइटी ने अपने पास रखनी होती हैं हर टाइम, जो सोसाइटी के रजिस्टर्ड ऑफिस में मौजूद होनी चाहिए, जिसमें रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होता है, बड़ा मशहूर है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, बताया था ना मैंने आपको। सेक्शन 30 और सेक्शन 20 में भी इस बात की वजाहत की गई थी। याद आ रहे हैं सेक्शन के, नहीं आ रहे याद? क्यों बेटा? जी सर। फिर मैंने आपको एक और बात बताई थी कि सेक्शन 20 जो है ना, उसमें 20B जो 21A है, उसमें वजाहत कर दी गई है कि और किताबें रखनी है, जैसे वो बेनिफिशियल मेंबर्स का, डायरेक्टर्स का, नॉमिनीज का, उनके जो रजिस्टर है वो भी अलग से जो है ना वो रख रहे हैं। ठीक है, इस बात की भी जो वजाहत है वो इसी सेक्शन में, रूल में भी हो रही है, रूल 14 में भी इस बात की वजाहत कर रही है। रूल 15 आसान सा रूल है, मैंने को बताया था सर्टिफाइड कॉपीज भी काबिल दखाल शहादत होती हैं, बताया था ना आपको, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस 31 बताया था रूल, सेक्शन 31 याद आया कोई? जी सर बताया था। तो वो जो कॉपीज वगैरह होती हैं, अगर आपने अदालत में पेश करनी है तो कौन उसको अटेस्ट करके देगा? जो सोसाइटी का ऑफिसर होगा, जो सोसाइटी ने इस मकसद के लिए जो बंदा मुकर्रर किया गया होगा, वो जो ऑफिसर है, अगर वो मोहर लगा दे, अपने साइन वगैरह कर दे, तो उसकी जो कॉपी है वो अदालत में पेश की जा सकती है एज एन अटेस्टेड कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी टू बी रिप्रेजेंटेड इन द कोर्ट, एंड दैट कॉपी इज टू वेरी मच एडमिसिबल। ठीक है, आगे है रूल 16। इस रूल 16 में यह बात बता दी गई है कि कोई भी बंदा जो पब्लिक पर्सन है और वो एक खास किस्म की अमाउंट पे करके वो कोई कॉपी वगैरह, इंस्पेक्शन वगैरह जो ना वो उसकी चेक कर सकता है, वो ले सकता है लॉफुल पर्पस के लिए,
लेकिन बात बता दी गई है कि अगर उसने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना है तो उसके लिए जो है ना वो 300 रुपया जो है ना वो लाजमी जमा कराएगा। अगर 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 उसने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट लेना है तो हर 200 लफ्ज का 100 रुपया जमा कराएगा, याद रखें, हर 200 लफ्ज का 100 रुपया। यानी हर अगर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर 1000 लफ्ज लिखे हुए हैं तो पहले 200 का 100 रुपया, आगे हर 100 के ऊपर 100 रुपया। समझ आ गई बात की? पहले सर ये रिपीट कर दें। ये बेटा ये बात है कि सेक्शन 16 में, रूल 16 में ये बात बता दी गई है कि अगर कोई बंदा जो है ना वो लेना चाहता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सोसाइटी का तो वो 300 रुपया जमा कराएगा रजिस्ट्रार के दफ्तर में, तो वहां से उसको जो है ना सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर वो बंदा कहता है जी मैं ना फलार जो रजिस्टर्ड है उसके जो पेजेस वगैरह इतने पेजेस मुझे जो है ना वो दें, तो फिर कहा जाएगा जनाब इसके ऊपर इतने इतने लफ्ज लिखे हुए हैं, आप पहले 200 जो लफ्ज हैं उनके लिए 100 रुपया, आगे जितने भी हर 100 लफ्ज आता जाएगा उसका फिर 100 का 100 रुपया। यानी कि एक लफ्ज का आगे 1 रुपया उसने पे करना ही करना है। अगर एक के ऊपर हजार लफ्ज लिखे हुए हैं तो पहले 100 का जो है ना 200, पहले 200 का जो है ना वो 100 रुपया है, और उसके अलावा जो 800 बचते हैं उनका 800 रुपया मजीद है। यानी कि 1000 लफ्जों के लिए 900 रुपया जो है ना जमा करवाना पड़ेगा। समझ आ गई बात की? आसान सी बात है। जी सर, जी सर। यस सर, आ गई। रूल 17 सर रूल जी 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 सर, ये मैंने पूछना था, ये पब्लिक पर्सन वो है जिसका 67B में जिक्र है, वो पब्लिक ऑफिसर या ये? बेटा यू आर आल्सो पब्लिक पर्सन, आई एम आल्सो पब्लिक पर्सन, बट ठीक I है will सर। have to show for which purpose I need this. If I have some interest in the society, then I will be allowed to get the copy. If I don't have any kind of interest, then I would not be allowed. ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, आगे है बेटा सेक्शन रूल 17 इसका। उस रूल 17 में ये बात बताई गई है कि रजिस्ट्रार ये कह सकता है सोसाइटी को कि आप मुझे स्टेटमेंट्स और जो रिटर्न्स हैं वो मेरे पास जमा करवाते जाएं। यानी कि रजिस्ट्रार कोई भी किस्म की जो है ना डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन वगैरह डिमांड कर सकता है। वो मैंने सेक्शन में भी वजाहत कर दी गई थी, अब इस रूल में भी इसकी वजाहत हो रही है। 17A, जितनी भी अब रिटर्न्स वगैरह हैं, बैलेंस शीट है, वो तैयार करनी है 17A के तहत। किसके तहत तैयार करनी है? 17A के तहत। अठारह ये बात बता दी गई है कि सर्टन जो जो स्टेटमेंट्स हैं वो कौन कौन सी डेट तक तैयार करने पड़ते हैं। पहला जो बताया गया है वो 31 मार्च तक, फिर जून 30 तक, इस तरह सितंबर 30 तक, दिसंबर 31 तक। ठीक है, ये तमाम जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं। बात कर पीरियडिकली भी जो है ना आपसे मंगवा लेते हैं कि 3-3 महीने की जो है ना वो स्टेटमेंट जमा करवाते जाएं। और ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट आया भी हुआ है, रूल 18 जो है ना, इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। रूल 18A, ये बेटा जो है ना वो फ्लूइड रिसोर्सेज के बारे में। फ्लूइड रिसोर्सेज समझते हैं, जैसे सोसाइटी के पास सोना होता है, गाड़ियां होती हैं, ठीक है, ये फ्लूइड रिसोर्सेज है। यानी कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी है आपकी ना, ये फ्लूइड रिसोर्सेज है। ठीक है, इस रिसोर्सेज को भी मेंटेन करना पड़ता है रजिस्ट्रार की दी गई हिदायत के मुताबिक। ठीक है बेटा, पता चल गया? यस सर, क्लियर। जी बेटा, रूल 19, एनुअल बैलेंस शीट तैयार करनी पड़ती है। मैंने आपको सेक्शन 12 बताया था, एनुअल जनरल मीटिंग बताई थी ना आपको। यस सर, बताई थी।
उसमें मैंने 15 सितंबर वाली डेट का भी जिक्र किया था, आपको शायद याद हो कि हर सोसाइटी ने 15 सितंबर तक जो है ना अपनी बैलेंस शीट लाजमी बनानी है, और उस सोसाइटी का जो इजलास आम है वो 30 सितंबर तक होना ही होना है। बताया था? यस सर, आपने बताया था। जी, वो इसीलिए बताया था, 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक। 30 सितंबर, जी सर, आपने पहले 3 महीने बताए थे माली साल। हाँ, और ये रूल 19 में यही बात बताइए कि बैलेंस शीट लाजमन तैयार करके जो है ना उसमें 15 सितंबर तक तो हर सूरत में बैलेंस शीट तैयार होनी चाहिए, ताकि 15 सितंबर तक तैयार होगी तो सोसाइटी का इजलास जो है 30 तक हो जाएगा। बहरहाल जो है ना 1 जुलाई से ये पीरियड शुरू होता है और 30 जो है ना सितंबर तक जो है ना ये पीरियड रहता है, याद रखें। सेक्शन 20, जो सेक्शन 20 है ये ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि हर पर्सन का जो नॉमिनेटेड पर्सन है उसकी नेम और एड्रेस जो है ना वो जो सेक्शन 27 के तहत जो तरीकाकार है इसमें जो है ना वो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट उसी को होने हैं, उसका नेम और एड्रेस जो है ना पता होना चाहिए कहाँ पे है। 21 में ये बात है कि जो बंदा मेंबर बनता है सोसाइटी का वो अपनी जिंदगी के दौरान एक स्टेटमेंट देता है जिसमें वो जो स्टेटमेंट में ये बात जिक्र करता है कि फलां बंदा जो है ना वो मेरा नॉमिनी है, और नॉमिनी होने पर उसको जो है ना वो सोसाइटी के जो इंटरेस्ट हैं उसके मेंबरशिप के वो उसको जो है ना वो ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन प्लाट उसको ट्रांसफर नहीं होगा, याद रखें। प्लाट जो ट्रांसफर होना है वो इन अकॉर्डेंस विद पर्सनल लॉ ही होना है, जिस लॉ का वो फॉलोअर है। अगर वो मतलब इस्लाम का फॉलोअर है तो मुस्लिम जो लॉ है वो प्रीवेल करेगा, अगर एनी अदर रिलीजन है तो जो कवानीन उसमें दिए गए हैं उसके मुताबिक ही होगा। लेकिन सोसाइटी की मेंबर वैसे सोसाइटी के अफेयर्स में हिस्सा लेना, सोसाइटी के इजलास में जो है शिरकत करना, ये जो है ना ऐसे शख्स को ट्रांसफर हो जाएगी सेक्शन 20, ये जो रूल है 21 के मुताबिक। अगर सर किसी की नॉमिनी ना हो तो फिर वो गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी? नहीं नहीं, नॉमिनी करनी पड़ती है ना, उसको टाइम देते कि आप नॉमिनी करें, नॉमिनी लाजमी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता, वो नॉमिनी उसी टाइम हो जाती है जब वो रजिस्ट्रेशन का, ये तो वैसे बात बता दी गई है ना उसने करनी है, लेकिन जब वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं तो नॉमिनी जो है ना वो वैसे ही हो जाते हैं। जैसे आप बैंक में अकाउंट खुलवाने जाए ना आप, तो आपने अपना नॉमिनी फौरी इजहार करना होता है, नॉमिनी कौन है अभी मेरा, ठीक है ना, क्योंकि बंदे के मरने का तो अगले साल का पता नहीं है। यस सर, ठीक है जी, आगे है 22 ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तरीकाकार मैंने आपको बता दिया था पीछे जो है ना वो सेक्शन में बताया गया है जो हमने लॉ पढ़े थे, सिर्फ जो है 22 में जो है ना वो प्रॉफिट की वजाहत की गई कि प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। रूल 22 और सेक्शन जो है ना प्रॉफिट वाला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट वाला ढूंढने कौन सा है? सर सेक्शन बताएं जो 45 आई गेस। हाँ जी, उसमें जो है ना वो वजाहत कर दी गई है। सर कम से कम 10 साल में 10 साल जी से जी पहले जी, प्रॉफिट नहीं ऐसे शेयर कर ही, सकते। ऐसे ही। आगे बेटा रूल 23, ये छोटे छोटे रूल हैं, सिर्फ आपने याद ही करने हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस है। उनका किसी को बोनस जो है ना वो नहीं तकसीम किया जाएगा, मास वाई सेक्शन 38 में जो शरायत दी गई हैं उस शरायत के जेर ताबे ही जो भी होगा, डिविडेंड वगैरह की है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो उसी के मुताबिक ही जो है ना वो होगा, वहां पे जो लॉ कहता है उसको फॉलो किया जाएगा, सेक्शन 38 को। अब जो डिविडेंड की पेमेंट वगैरह करनी है, कंज्यूमर सोसाइटी ने, प्रोड्यूसर ने बताया था ना आपको, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और हाउसिंग सोसाइटीज जो ये सर डिविडेंड वगैरह आपने पे बता करती हैं
उसमें जो है ना वो अपने मेंबर को जो है ना वो आपको बताया था कि डिविडेंड पे करना है, ठीक है। उसमें बताई गई थी कितनी मुद्दत तक जो है ना पेमेंट करना है, और 20% ऐसे ही बताया गया था ना कितना कितना करना है। यस सर, ये बताया था 10% बताया था, और बाकी का 10% से ज्यादा भी हो सकता है। हाँ, जो 10% रिसोर्स और जनरल जो है ना वो नहीं हो सकता, उससे कम होता है, लेकिन जो मिनिमम मकदार है वो इसमें बता दी गई है, वो है 6.25%। इन तीनों सोसाइटियों के लिए कितनी है? 6.25%। अगर आपके पास बुक है लॉ वाली तो आप देखिए रूल में लिखा हुआ है ना 6.25% मिल गया। जी सर। जी, और जो दूसरी सोसाइटी है रिसोर्स और जनरल, उनके लिए है 7.5%। उनके लिए 7.5%, ठीक है। जी सर, ठीक है। और 24A में मजीद इसको वजाहत कर दी गई, इसी रूल की वजाहत हो रही है मजीद, कि जो है ना वो जब वो साल का टाइम पूरा होगा उससे पहले ऐसा काम नहीं होगा। ये 24A में ये बात बता दी गई। आगे है बेटा रूल 25, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट है, कि जो प्रॉफिट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है। इसमें वजाहत कोई नहीं है, वजाहत वही है कि सेक्शन के मुताबिक जो लॉ कहता है उसके मुताबिक ही प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन होनी है। ट्वेंटी 25A भी आसान है, सिर्फ हेडिंग याद करनी है कि जो 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 हदायत दी गई हैं, जो जो लिमिटेशन दी गई हैं, उन लिमिटेशन को लॉ में जो है ना फॉलो करना है। उसको फॉलो किए बगैर जो है ना आप इसको तकसीम नहीं कर सकते। तो जो हमारे पास PDF फाइल है ना उसमें तो सिर्फ 24 लिखा हुआ जो आप 25 पढ़ा रहे हैं। 25 और 25A, 24 जो है ना वो है पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय कंज्यूमर प्रोड्यूसर हाउसिंग सोसाइटी, ऐसा ही नहीं है? ये इधर से 23 लिखा हुआ है जो हमारे पास फाइल है। ये 24 होगा भाई। चले आज तक ना ये आज इतना ही करते हैं इंशाल्लाह ताला। कल जो है इसको फिर मजीद जो है ना, कल नहीं हुई क्लास, अब क्लास होगी इंशाल्लाह संडे को, याद रखें, ठीक है। संडे को 10 बजे। फिर अगर कल के लिए पॉसिबल हो सके तो रख लें नहीं क्लास कल संडे को। पॉसिबल नहीं, कल मैंने कहीं जाना है तो मैंने जो है ना फिर मैंने लेट हो जाना है। चलिए कोई बात नहीं, ओके ओके सर, ठीक है इंशाल्लाह जो है ना जी, वो परसों जो है ना वो सर टेस्ट कब तक एक्सपेक्टेड है? उनके बाद जो है ना वो मियां शफीक साहब कह रहे थे कि टेस्ट जो है ना मैंने अरेंज कर देने हैं, उसके बाद फिर टेस्ट करेंगे, ठीक है। सर जो PPSC लेगी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, उसकी डेट पूछ रही हूँ, कुछ एक्सपेक्टेड आपको पता हो कि कब तक है? पेपरों की जी सर। पेपरों की बेटा डेट अभी तक ना कोई कंफर्म नहीं है। जी अभी तो सर। जो है ना वो मुझे लगता है डिपार्टमेंट को पेपर बना के लिए नहीं भेजा। अभी जो है ना वो पता नहीं, अभी चलाना भी पता चल जाएगा पेपर। अभी तो जो है अभी तक कोई डेट ना कंफर्म नहीं है येट। जी सर, थैंक यू। ओके बेटा, चलिए जी इंशाल्लाह जो है ना वो वी शैल मीट इंशाल्लाह ऑन संडे एट 10। ओके, टिल देन जो है ना वो अल्लाह हाफिज। सर थैंक यू। सर प्लीज मुझे बता दें सर, मैं ये एक्ट पढ़ी थी तो मुझे 32 और 33 समझ नहीं आया था। 32 और 33 ये सर एक्ट में वो एक्ट में 32 में कहता है कि आपको एग्जाम्प्ट कर रहे हैं। बेटा 31 और 32 में एग्जेम्पशन है। सर्टन जो है ना वो ये रजिस्ट्रेशन की फीस से, ड्यूटी स्टैंप ड्यूटी से, सुपर टैक्स वगैरह से जो है ना वो एग्जेम्पशन है। पावर है रजिस्ट्रार के पास, वो एग्जाम्प्ट कर रहे हैं। हाँ सर जी ये कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन वाला था। हाँ जी हाँ जी, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है ना, जो लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन है, उससे भी एग्जेम्पशन है। वो तो 70 में लगी है। 21 पे भी नहीं कुछ
सर ये पूरा याद ना करेंगे, जैसे ये 1 2 3 लिखा हुआ है बीच में। नहीं, इसको याद नहीं करना। चलिए ठीक है। ओके Thank you, बेटा। sir.